25 खबर 25 रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कौर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पंजाब से। पंजाब में सियासत सरगर्म है और सियासी पार्टियों की बैठकों का सिलसिला जारी है। आज शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की अगुवाई में पार्टी के सांसदों, विधायकों, जिला अध्यक्षों और हल्का इंचार्जों की बैठक हुई। शिरोमणि अकाली दल 8 दिसंबर को मोगा की रैली से चुनावी शंखनाद करेगा। विधानसभा चुनाव के लिए ऐलाने जंग की तैयारी को लेकर अकाली दल आखिरी दौर में है। पार्टी की एक विशेष बैठक में इसकी रूपरेखा तैयार हो चुकी है। पार्टी 8 दिसंबर को मोगा में बड़ी सियासी रैली करने जा रही है। इसी दिन पार्टी चुनावी शंखनाद भी कर देगी। इसी दिन सूबे के मुखिया सरदार प्रकाश सिंह बादल का जन्मदिन भी है, इसलिए अकाली दल ने इस खास दिन को चुना है। रैली के आयोजन की जिम्मेदारी पार्टी पदाधिकारियों को सौंप दी गई है। 8 तरीक ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੈਲੀ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਤਿਹ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੈਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਚ ਡਿਊ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ कि आज किसी भी साडे विरोधी कोले कहने कोई मुद्दा नहीं है। नवंबर को पंजाब डे के मौके पर अमृतसर में बड़ा समागम होगा, जबकि 27 नवंबर को गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व को लेकर आनंदपुर साहिब में होने कार्यक्रम को लेकर भी ड्यूटियां बांट दी गई हैं। एक तो पंजाब डे का प्रोग्राम श्री अमृतसर साहब के 1 तरीक ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 50 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜੁਲਾਈ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 350 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ, क्योंकि इस तो बाद फाइनल प्रोग्राम पटना साहब ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ 5 जनवरी ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। अकाली दल का कहना है कि पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। चंडीगढ़ से जगतार भुल्लर के साथ राजन गोसाई, जी मीडिया। हालांकि पंजाब में सियासत सरगर्म है, लेकिन इसी बीच नवजोत सिंह सिद्धू और आवाज़े पंजाब को लेकर भी सियासत पूरी तरह गरमाई हुई है। आवाज़े पंजाब की ओर से अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है और विरोधी लगातार अब चुटकी ले रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल ने एक बार फिर नवजोत सिंह सिद्धू पर चुटकी लेते हुए निशाना साधा है। नवजोत सिंह सिद्धू ये तय करने में उलझे हैं कि किसका दामन थामे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने शुरुआत में जमकर डोरे डाले, लेकिन सिद्धू नहीं माने और अब हालत ये है कि सिद्धू जिस मर्जी से हाथ मिलाएं, उन्हें फायदा कम नुकसान ज्यादा होता दिख रहा है। इस बीच अकाली दल ने फिर से सिद्धू को निशाने पर लेने की कोशिश की है। दलजीत चीमा के मुताबिक राजनीति असूलों पर चलने से होती है, सौदेबाजी से नहीं। कि बंदा सारियां दुकानों तो भाव पुछी जांदा, इदां दे बेत बारे गाहक दे नाल कितना को फर्क पैदा ਹੁੰਦਾ, क्योंकि राजनीति ਹੁੰਦੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ। ਲੋਕੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਜੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੱਲਾ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ। ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। उधर पंजाब कांग्रेस विधायक दल के नेता चरणजीत सिंह चन्नी के मुताबिक सिद्धू डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और उन्हें जल्द कोई फैसला लेना चाहिए। नवजोत सिद्धू जी डिसीजन नहीं ले पाते, उन्होंने सब तो बड़ी ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, जो करना करन। आवाज़े पंजाब फोरम के गठन के ऐलान के वक्त सिद्धू अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आए थे, लेकिन उसके बाद सियासत के मैदान में सिद्धू डिफेंसिव बल्लेबाजी तक सीमित हो गए हैं। बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद अब नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के आंगन में खेलना चाहते हैं। जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने ऑस्ट्रेलिया में जिंदा जलाए गए एक पंजाबी युवक की घटना को लेकर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से ऐसी घटनाओं को लेकर संजीदा होने की बात कही है। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल और सुखबीर बादल ने ऑस्ट्रेलिया में जिंदा चलाए गए पंजाबी युवक को न्याय दिलाने के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मदद की अपील की है। मनमीत सिंह अली शेर
ऑस्ट्रेलिया के पंजाब संगठन में मशहूर ये हंसमुख चेहरा मनमीत सिंह अलीशेर अब इस दुनिया में नहीं रहा। पेशे से मनमीत बस ड्राइवर था। 29 साल के मनमीत का कत्ल हुआ है, वो भी सरेआम। ब्रिस्बेन शहर में जब मनमीत बस चला रहा था तो अचानक एक शख्स ने मनमीत पर ज्वलनशील पदार्थ फेंक दिया। मनमीत की मौके पर ही मौत हो गई। बस में सवार यात्री बस का दरवाजा खोलकर भागने में सफल हुए। मनमीत के दर्दनाक कत्ल ने भारत को भी हिला दिया है। खासकर पंजाब के साथ मनमीत का ताल्लुक होने के कारण सियासतदानों ने दुख का प्रगटावा किया है। उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने ट्वीट करते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को लिखा है कि इस मामले में वो उपयुक्त कार्रवाई करें। उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने परिवार के साथ दुख का प्रगटावा भी किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि उनको ब्रिस्बेन में पंजाबी बस ड्राइवर के बेरहमी के साथ हुए कत्ल को सुनकर झटका लगा है। इसके साथ ही हरसिमरत कौर बादल ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को भी अलीशेर के परिवार को इस मामले में इंसाफ दिलाने की अपील की है। वहीं विदेशों में लगातार हमले को लेकर SGPC के पूर्व प्रधान ने दुख का इजहार किया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अफसोस इस गल दा कि जेड़े देश अपने आप नूं बहुत समझदे कि साडी सुरक्षा बड़ी मजबूत है, साडी इंटैलीजेंस बड़ी मजबूत है, साडा जिहड़ा क्राइम है वो रेट घट है, आम लोग बाहरले देशां समझदे। पर दुख अफसोस की गल है कि शरेआम जांदियां बसां दे विच जां गड्डियां दे विच जिस तरह साड़िया जाए तो ये बड़ी निंदनयोग है। तो मैं असी अपने वालों उस दौर अपील करते हैं उन्होंने सरकारों को कि इन्हां जिहड़े सिखां की हिफाजत की जाए, क्योंकि साडे सिख जिहड़े है पंजाब चों बहुत सारे देशों में गए। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार को इस मामले में हाई लेवल जांच करनी चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि भारतीयों की सुरक्षा के लिए भी ऑस्ट्रेलिया सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। मनमीत अलीशेर उस वक्त ब्रिस्बेन सिटी काउंसिल बस चला रहा था जब एक शख्स ने उस पर ज्वलनशील पदार्थ उड़े दिया। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अजय महाजन, जी मीडिया। शिक्षा विभाग द्वारा हाल ही में भर्ती किए गए 6,610 अध्यापकों को पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने नियुक्ति पत्र सौंपा। मोहाली में पंजाब शिक्षा विभाग की तरफ से 6,000 से ज्यादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए हैं। दिवाली से ठीक पहले सूबे के अस्थायी कर्मियों को रेगुलर करने के फैसले पर सरकार ने अमल करना शुरू कर दिया है। इस बाबत मोहाली में शिक्षा विभाग की ओर से खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा मंत्री दलजीत चीमा और उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल मौजूद रहे। डिप्टी सीएम ने इस मौके पर 6,610 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। सूबे के शिक्षा मंत्री ने दावा किया कि सरकार ने 9 सालों में शिक्षा विभाग में 80,000 से ज्यादा नौकरियां देने का काम किया है। वहीं डिप्टी सीएम ने भी सरकार की ओर से बड़े स्तर पर रोजगार देने का दावा किया। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 9.5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ 84,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਲਾਈਏ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਲਾਈਏ। ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ कि ਸਾਡੇ ਤੋਂ पैसा लिता गया या कुछ सिफारिश कर दी है। नियुक्ति पत्र मिलने से शिक्षक खासे खुश नजर आए। उन्होंने राज्य सरकार का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि नियुक्ति पत्र उनके लिए दिवाली का सबसे बड़ा गिफ्ट है। ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਗਿਫਟ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ। पंजाब के उप मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि राज्य सरकार ने शिक्षा पर खर्च में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मोहाली से रविंद्र सिंह, जी मीडिया। इस मौके पर डिप्टी सीएम सरदार सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब सरकार की ओर से करवाए गए विकास कार्य गिनवाए और सरकार की उपलब्धियों का बखान भी किया। सरदार सुखबीर सिंह बादल ने मोहाली में आज पंजाब सरकार की उपलब्धियों का गुणगान किया। मोहाली में मौका शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने का था। इस मौके पर डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने नियुक्ति पत्र बांटने के साथ सरकार की उपलब्धियों का भी जमकर गुणगान किया। उन्होंने पंजाब को बिजली सरप्लस वाला राज्य बनाए जाने को सबसे बड़ी उपलब्धि करार दिया। इसके अलावा
उप मुख्यमंत्री ने पंजाब में 4 और 6 लेन का जाल बिछाने को भी बड़ी उपलब्धि करार दी। सब तो बड़ा वादा सी पंजाब ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 4 to 6 ਲੇਨ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਕੱਲਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ 100% ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। सरदार सुखबीर बादल ने हाल ही में पुलिस के जवानों की भर्ती का जिक्र करते हुए आने वाले दिनों में और ज्यादा भर्तियां किए जाने का भरोसा दिया। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 8000 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੀ इस महीने कंप्लीट हो जाना। सुखबीर बादल पंजाब में बिजली सरप्लस का दावा बार बार कर चुके हैं, लेकिन विपक्ष इससे इत्तेफाक नहीं रखता। चंडीगढ़ से रविंदर सिंह के साथ जसविंदर बब्बर, जी मीडिया। पंजाब सरकार ने आखिरकार बठिंडा के लोगों को वो सौगात दे दी है जिसकी वे लंबे वक्त से मांग कर रहे थे। अब जब ये मांग पूरी हो गई है तो लोग भी बेहद खुश हैं। पंजाब सरकार ने धनतेरस के मौके पर बठिंडा मलोट ओवरब्रिज का उद्घाटन करके शहर निवासियों को बड़ी सौगात दी है। बठिंडा मलोट ओवरब्रिज पर सरकार ने 41 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। पुल का निर्माण अक्टूबर 2014 में शुरू हुआ था, जिसे 2 साल बाद पूरा कर लिया गया। उद्घाटन के मौके पर सरदार सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि लोग लंबे वक्त से ओवरब्रिज बनाने की मांग कर रहे थे, जिसे अकाली दल बीजेपी सरकार ने पूरा कर दिया है। इससे बठिंडा के अलावा मलोट, मुक्तसर, अबोहर, श्रीगंगानगर जाने वाले लोगों को बहुत फायदा होगा। बहुत बड़ी मांग सी वो पूरी होगी। हुण तुसी इस तो किते भी जाओगे थानू कोई प्रॉब्लम नहीं आऊगी। बहुत बढ़िया फ्लाईओवर रेलवे ओवरब्रिज बन गया जिथे बहुत बड़ी रुकावटां होंदियां सी। डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने दावा किया कि सरकार ने बठिंडा के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी है। सूबे में हर जगह तक विकास पहुंचाया है और आने वाले सालों में इस रफ्तार को और तेज किया जाएगा। इस ओवरब्रिज बनने से मुक्तसर, अबोहर, श्रीगंगानगर आने जाने वाले लोगों को भी फायदा मिलेगा। बठिंडा से गोविंद सैनी, जी मीडिया। 5 नवंबर को होने जा रहे एसजीपीसी के चुनाव को लेकर कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष अवतार सिंह मक्कड़ ने कहा कि अगर पार्टी उन्हें फिर से मौका देगी तो वो जरूर कमान संभालेंगे। अवतार सिंह मक्कड़ फिर से एसजीपीसी की प्रधानगी के लिए ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। मैं भजन का मेरा सवाल ही पता नहीं होता। कई काम ऐसे ने जिन्हें मैं और भी कर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान अवतार सिंह एसजीपीसी की कुर्सी दोबारा संभालने के लिए बेकरार नजर आ रहे हैं और अपनी सेहत का हवाला देकर एक बार इस दावेदारी से पीछे हटने वाले अवतार सिंह मक्कड़ अब कह रहे हैं कि अगर पार्टी उनको दोबारा कमान संभालने का मौका देगी तो वो कमान संभालने के लिए तैयार हैं। जिम्मेवारी तो नहीं पाईदा, बाकी नहीं फैसला पार्टी ने करना। अच्छा, मतलब कि हम तुसी मतलब कि पूरे तैयार हो अगर पार्टी तुहानू जिम्मेदारी दिंदी है ते नहीं। देखो मैं पार्टी के फैसले नूं मनना मेरी जिम्मेवारी है, जो भी फैसला करते हैं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जनरल हाउस बुलाने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके बाद शिरोमणि कमेटी ने 5 नवंबर को अपना जनरल हाउस बुलाया है, जिसमें कमेटी के प्रधान सहित और पदाधिकारियों की चुनाव किया जाएगा। 5 तरीक नवंबर की मुकर्रर की है दिन के 12:15 बजे जनरल इजलास सदन ਲਈ जी तेजा सिंह समुद्री हाल इस दफ्तर ਦੇ जी। तो उस मुताबिक डिप्टी कमिश्नर साहब ने उन्होंने प्रिजाइड करना होंगे। पहली बारी जब इलैक्शन हो जाती है तो उस तो बाद जो प्रधान साहब इलैक्ट होंगे ने फिर उस तो बाद मीटिंग की प्रधानगी वो करते हैं। वो इस तरह सिस्टम होंगे है कि गौरमेंट की करती है जी, या तो किसी डिप्टी कमिश्नर को इन्हों की छुट्टी के दौरान किसी होर को डिप्टी कमिश्नर ला देंगे ने, या गौरमेंट किसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भी कह सकती है। ऐसी कोई गल नहीं हैगी। सवाल है पर नॉर्मली वो किसी होर जिले के डिप्टी कमिश्नर को 2 दिन 3 दिन पोस्ट कर देंगे ने। सिस्टम है होता है। वहीं सीएलपी नेता चरणजीत सिंह चन्नी का कहना है कि एसजीपीसी प्रधान का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से नहीं होता और उनकी सरकार आने के बाद इसको लोकतांत्रिक तरीके से करने की कोशिश की जाएगी। कोई इलेक्शन नहीं है,
ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ SGPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ। ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ इजलास है नवे हुए चुने मेंबर का वो 5 नवंबर को हो रहा है। SGPC की 170 सीटों पर चुनाव 5 नवंबर को प्रस्तावित है। लुधियाना से तपिन मल्होत्रा, जी मीडिया। और अब रुक करते हैं हरियाणा का। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में स्वर्ण जयंती समारोह की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज गुरुग्राम में स्वर्ण जयंती कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। 1 नवंबर को हरियाणा दिवस के साथ ही हरियाणा सरकार के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम का आगाज होने जा रहा है। सबसे पहले हरियाणा स्वर्ण जयंती के मौके पर गुरुग्राम में विशाल कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। शुक्रवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में समारोह की तैयारियों और PM की सिटिंग अरेंजमेंट का जायजा भी लिया। तैयारियां चल रही हैं, बहुत एक ठीक गति पर चल रही हैं, संतोषजनक है। और अभी आज 28 तारीख है, अभी 3 दिन और शेष है। संतोषजनक है, आज की व्यवस्था में लाइटिंग है, बाकी सब चीज़ें हैं, ये संतोषजनक है। लगातार इसका जो काम चलता रहेगा। कल भी हमारे जो और लोग हैं उसका एक प्रकार से आकर के फिर उसकी तैयारियों का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुताबिक 1 नवंबर को होने जा रहे गुरुग्राम के कार्यक्रम में करीब 2 दर्जन से ज्यादा मंत्री शामिल होंगे। लगभग 2 दर्जन 20-25 के आसपास मंत्री जो हैं और मुख्यमंत्री मिलाकर के सब लोग यहाँ आने की अपेक्षा है। और जनता भी पर्याप्त आएगी, कुछ अंदर है कुछ बाहर भी हमने व्यवस्था की है। कुल 40 से 50 हज़ार लोग यहाँ आने की एक प्रकार की व्यवस्था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस कार्यक्रम में विपक्ष भी हिस्सा लेगा। मनोहर लाल ने विपक्ष को भरोसा दिलाया कि 1 नवंबर को होने वाला गुरुग्राम का कार्यक्रम हरियाणा का कार्यक्रम होगा, न कि हरियाणा सरकार और पार्टी का। हुड्डा से भी बात हुई है, उनका ठीक हम आएंगे। और चौटाला साहब से भी यानी अभय चौटाला से भी बात हुई है। कोई किसी प्रकार की कठिनाई आएगी नहीं है, क्योंकि उनको जो एक लगता है कि कहीं ये पार्टी का प्रोग्राम होकर रह जाए। हमने कहीं किसी पार्टी का नहीं है, किसी सरकार का नहीं है, ये हरियाणा की स्वर्ण जयंती है और पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर किसको कार्यक्रम को हम करने वाले हैं। हरियाणा दिवस के मौके पर 1 नवंबर को गुरुग्राम में होने वाले कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत कर रहे हैं। PM के अलावा स्वर्ण जयंती के इस कार्यक्रम में करीब 2 दर्जन मंत्री भी समारोह में शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ हरप्रीत सिंह, जी मीडिया। सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने हिसार में अधिकारियों के साथ सांसद आदर्श ग्राम योजना को लेकर बैठक की और बैठक का मकसद डॉक्टर चंद्रा की ओर से गोद लिए गए 5 गांवों के विकास का विजन और एक्शन प्लान अधिकारियों के सामने पेश करना था। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने अपने गोद लिए गए 5 गांव के विकास का विजन और एक्शन प्लान साझा करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने आदमपुर हल्के के जिन गांवों को गोद लिया है उनके विकास के विजन और एक्शन प्लान को लेकर हिसार में राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने अधिकारियों से बैठक की। इन गांवों के विकास के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसका नाम सबका विकास प्राधिकरण होगा। और कमेटी में 5 गांवों के सरपंच, केंद्र सरकार की ओर से 1 सदस्य, राज्य सरकार की ओर से 1 सदस्य, प्रशासन की ओर से 1 सदस्य और एक सदस्यता गांव के सामाजिक भागीदारी वालों की होगी। 4 लोग सांसद की ओर से नियुक्त किए जाएंगे। इन 5 गांवों के ऊपर तकरीबन 150 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च होगी। मॉड्यूल पूरे हर प्रकार का, देखिए ये मॉडल हमने जो आदर्श ग्राम योजना भारत सरकार की है या स्टेट गवर्नमेंट की है, उससे भी थोड़े से एडिशनल फीचर हमने लिए हैं। हम इसको कह रहे हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द विलेज विद ऑल इंक्लूसिव, लोगों का भी साथ। तो ये लगभग 150 करोड़ का इसके अंदर पूरी योजना में लगभग खर्चा आएगा। अधिकारियों ने भी गांव के विकास के लिए अपने अपने सुझाव दिए। बैठक में मौजूद डीसी निखिल गजराज ने कहा कि सभी अधिकारियों को गांव के विकास के लिए एक मिशन के तौर पर कार्य करना होगा।
कि गांव में हम कम्युनिटी को बढ़ावा दें, गांव के लोगों को हम प्रेरित करें विभिन्न माध्यमों से, और साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप हैं, जो फंड्स के गैप हैं, उनको पूर्ति करें और एक ऐसा मिशन डेवलप करें कि गांव में जितनी भी कठिनाइयां हैं वो लोग पहले तो उनको आइडेंटिफाई करें और बाद में उनका समाधान कर पाएं। गोद लिए गए 5 गांव का विकास करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसका नाम सबका विकास प्राधिकरण रखा जाएगा। साथ ही इन गांव के विकास के ऊपर 150 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान रखा गया है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ महेंद्र सिंह, जी मीडिया, हिसार। हिमाचल प्रदेश अब पूरी तरह से खुले में शौच मुक्त राज्य बन गया है। सिक्किम के बाद हिमाचल प्रदेश ऐसा दूसरा राज्य है। हिमाचल प्रदेश खुले में शौच से मुक्ति पाने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। आखिरकार स्वच्छ हिमाचल का सपना साकार होता नजर आ रहा है। सूबा सरकार ने उस उपलब्धि को हासिल कर लिया जिसके लिए बीते कई महीनों से जद्दोजहद जारी है। हिमाचल ने खुले में शौच से मुक्ति पा ली है। सिक्किम के बाद हिमाचल दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जिसे ODF राज्य घोषित किया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की उपस्थिति में इसकी घोषणा की गई। इस मौके पर सूबे के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य सरकार और प्रदेश की जनता को बधाई दी। वहीं मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इसका श्रेय सूबे की जनता और पंचायती राज संस्थाओं को दिया है। उसमें सिक्किम छोटा राज्य है जो पहले अपने आप को घोषित कर चुका है, लेकिन बड़े राज्यों में हिमाचल पहला राज्य है जिसने अपने को आज ODF घोषित किया है। मैं इस अवसर पर हिमाचल के सभी जनप्रतिनिधियों को, हिमाचल की जनता को, अधिकारियों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये उपलब्धि है और इसको ये उपलब्धि है। अब हमारे सामने सबको कोशिश करनी है इस उपलब्धि को जो है हम सस्टेन करें और आगे बढ़ाएं। दरअसल PM मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार स्वच्छ भारत अभियान पर जोर दे रही है। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री का कहना है कि स्वच्छता के बारे में सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने लोगों को प्रेरित किया था। मगर ये जरूरी कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम और इसके बारे में एहसास सबसे पहले महात्मा गांधी ने दिलाया था, सफाई के बारे में, स्वच्छता के बारे में, और ये धीरे धीरे जो है आज सारे देश के अंदर जो है। देश में सिक्किम ये उपलब्धि हासिल करने वाला पहला राज्य बन चुका है, जबकि केरल को पछाड़कर हिमाचल ने दूसरे नंबर पर कब्जा जमाया है। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। वहीं हिमाचल दौरे पर पहुंचे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पंचायती राज संस्थाओं के मुद्दे पर खुलकर बातचीत की। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शिमला में थे। ऐसे में पंचायती राज संस्थाओं के नुमाइंदों के मसले उठना लाजमी था। मीडिया ने केंद्रीय मंत्री से जिला परिषद और BDC मेंबर्स की भूमिका सीमित किए जाने पर सवाल पूछा, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और वित्त आयोग ने विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने के मकसद से कुछ फैसले लिए होंगे। मैं समझता हूँ किसी को पंगु बनाने का सवाल नहीं है। नरेंद्र सिंह तोमर को भी अगर 1 रुपया मिलता है और मैं उससे विकास का काम करता हूँ तो वो किसी न किसी ग्राम पंचायत में करता हूँ। ऐसा नहीं करता कि मैं ग्राम पंचायत से अलग करूँगा। पंचायत ही मेन इकाई है, किसी को भी पैसा दो अंततोगत्ता पंचायत में लगता है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में है और वो उचित प्लेटफॉर्म पर मुद्दे को उठाएंगे। हालांकि उन्होंने पूरे मसले पर पुख्ता भरोसा नहीं दिया। ट्रांजैक्शन जो पीरियड है उसमें बहुत सारा समय बर्बाद होता है। इस कारण से शायद मुझे लगता है उस समय फाइनेंस कमीशन ने विचार किया होगा। मुझे उसके बाद कई राज्यों ने भी, जिला पंचायत के सदस्यों ने भी और जनपद के सदस्यों ने भी चर्चा की है और मैं उनकी इस बात को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। क्या होगा मैं अभी नहीं कह सकता। दरअसल जिला परिषद और BDC मेंबर्स की अनुदान राशि और अधिकारों में कटौती हुई है, जिसके चलते इन संस्थाओं के नुमाइंदों में निराशा है। शिमला से मोहित प्रेम शर्मा के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार के तर्ज पर यूपी में भी महागठबंधन की तैयारियों पर जोर चल रहा है। इससे पहले महागठबंधन का एक्सपेरिमेंट सफल रहा था। आज समाजवादी पार्टी के यूपी अध्यक्ष शिवपाल यादव ने राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष अजीत सिंह से मुलाकात की। शिवपाल यादव ने कहा कि उनकी कोशिश सेक्युलर ताकतों को साथ लाना है।
खबर है कि कल शिवपाल यादव की जेडीयू नेता केसी त्यागी और कांग्रेस के राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ मुलाकात हुई। चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी न घुसने पाए और जितने भी सेकुलर लोग हैं वो सब लोग इकट्ठे हो जाएं। खुद का दल संभल नहीं रहा, ग्रैंड झगड़ा जो है उसको वो संभाल नहीं पा रहे, उसका निपटारा नहीं कर पा रहे, ग्रैंड अलायंस की बात कर रहे हैं। ऐसी संभावनाओं को तलाशना चाहिए और जो आज विपक्ष है उसके बीच में जितना संभव एकता है उस एकता को स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। इससे पहले बिहार में महागठबंधन का एक्सपेरिमेंट सफल रहा था। इसी साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव को जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा था। हालांकि बिहार में समाजवादी पार्टी आखिरी वक्त में महागठबंधन से अलग हो गई थी। बिहार में महागठबंधन को विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत मिला। माना जा रहा है कि यूपी में महागठबंधन का फायदा समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। माना जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव के परिवार की लड़ाई का असर उनके पारंपरिक वोट बैंक पर पड़ सकता है, लेकिन महागठबंधन की वजह से नुकसान कम होगा। पाकिस्तानी अफसर को 48 घंटे में देश निकाला दिए जाने के बाद पाकिस्तान की बदले की कार्रवाई पर विदेश मंत्रालय ने विरोध जताया है। भारतीय उच्चायुक्त के अधिकारी सुरजीत सिंह को 29 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ने को कहा गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त के अफसर सुरजीत सिंह पर लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार है। The government condemns Pakistan's step. It is obvious that the step is an afterthought following yesterday's apprehension of Pakistan High Commission staffer Mahmood Akhtar in Delhi. No justification has been provided by the government of Pakistan except for the completely baseless and unsubstantiated allegation that his activities were not in keeping with diplomatic norms. पाकिस्तान ने कल भारतीय उच्चायुक्त गौतम बम्बावले को विदेश मंत्रालय में तलब किया था। भारतीय उच्चायुक्त के अधिकारी सुरजीत सिंह को 29 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ने के लिए कहा गया है। भारत ने कल पाकिस्तान हाई कमिश्नर अब्दुल बासित को विदेश मंत्रालय में तलब किया था। पाकिस्तान ने सुरजीत सिंह को 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान छोड़ने की कोई ठोस वजह नहीं बताई है। कैमरामैन गोपाल के साथ पंकज कपाही, जी मीडिया। पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। सीमा पार से लगातार भारी गोलीबारी कर रहे बीएसएफ ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। एलओसी पर लगातार सीजफायर के उल्लंघन को अंजाम दे रहे पाक को सेना ने करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पल्लनवाला और सुंदरबनी सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया। नौशेरा सेक्टर में भी आज सुबह 5 बजे से भारी फायरिंग शुरू कर दी। बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान रेंजर्स की कई चौकियों को भारी नुकसान पहुंचा है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बीएसएफ को करारा जवाब देने के लिए कहा। बहादुर वह होता है जो प्रॉक्सी वार नहीं लड़ता है, बल्कि अपने सीने का बटन खोलकर आंख से आंख मिलाकर लड़ता है, वही बहादुर कहा जाता है। पाकिस्तान की भारी गोलाबारी के बाद पल्लनवाला से लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। रोज परेशानी बनी हुई है जनाब। ये सारा पाकिस्तान का जरा साडा ते निशाना बना देन, कदे मोटे गोले का कदे बड़े गोले का। लगातार उनका फायरिंग आ रहा है सर, हैवी आर्टी का आ रहा है, कोई छोटा। कल भी नौशेरा सेक्टर में हुई गोलीबारी में 6 लोग घायल हुए थे। प्रशासन ने बॉर्डर इलाकों में स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश दिए हैं। भारी गोलाबारी की वजह से लोगों को राहत कैंपों में शिफ्ट किया गया है। आज आईटीबीपी के रेजिंग डे परेड के मौके पर राजनाथ सिंह ने उन जाबाज जवानों को सम्मानित किया जिन्होंने अफगानिस्तान में हमलों को नाकाम किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राजौरी में पाकिस्तान द्वारा लगातार की जा रही गोलीबारी से लोग दहशत में है। प्रशासन इसे लेकर कड़े कदम उठा रहा है, फिर भी लोगों को हर समय खतरा सर पर मंडराता है। जम्मू के राजौरी में पाकिस्तान द्वारा लगातार फायरिंग किए जाने के बाद प्रशासन ने लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर एहतियाती कदम उठाए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तानी फायरिंग से सीमावर्ती गांव के लोग खासे परेशान हैं। पाक सेना के जवान यहां मोर्टार दाग रहे हैं, जिससे किसानों के लिए खेतों में काम करना मुश्किल हो गया है, जबकि स्कूली बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। भारतीय सेना इसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है, लेकिन स्थानीय लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं।
19 तारीख से लेकर आज दिन तक यहाँ हम छुप के गुजारा कर रहे हैं। छोटे बच्चे हैं जो वो भी खूब खा रहे हैं। देखो इतना फायरिंग हो रहा है, मकान भी शेलिंग हो रहे हैं, बहुत मुश्किल है, डैमेज हो चुके हैं। पूरा तो हमने बुरे तरीके से ये बच्चे लेके हम बाड़ियों के नीचे बैठे हैं, बुरी तरीके से हमने रात गुजारी है। हमारे भाई हैं छोटे छोटे, तो हमारे घर में गोला पिया है, इधर नीचे बैठे हैं, इधर ऊपर भी। तो हम क्या करें, रात छुप के पहाड़ी के नीचे हमने जान बचाई है। प्रशासन ने लोगों की मुश्किल को समझते हुए उनकी सुरक्षा के मद्देनजर एहतियातन कदम उठाए हैं। प्रशासन ने कुछ ऐसी जगहों को चिन्हित किया है जहां पलायन करने वाले ग्रामीण ठहर सकते हैं। यहां उनके लिए मेडिकल सहित तमाम सुविधाओं का बंदोबस्त किया गया है। खुशियों का त्योहार दीपावली हम अपने परिजनों के साथ मनाएंगे, तो वहीं सीमा पर देश के जवान सरहद की सुरक्षा के लिए चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। गरुड़ कमांडो गुरसेवक ने आतंकी हमले के दौरान देश के लिए शहादत दी थी। हमारा एक एक सैनिक पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभा रहा है। ऐसे में हमें भी उसके परिवार के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ उसके दिवाली के अवसर पर हमें उनके साथ शामिल होना चाहिए। आप भी इस दीपावली पर एक दिया उन सैनिकों के लिए भी जलाइए जिनकी वजह से आप सुरक्षित हैं, जिनकी वजह से आप त्योहार दीपावली मना रहे हैं। सैनिक हैं तो हम हैं, सैनिक नहीं तो हम भी नहीं। इस तस्वीर से तो आप रूबरू होंगे गरुड़ कमांडो शहीद गुरसेवक से। जी हां, वही गुरसेवक जिसने पठानकोट आतंकी हमले के दौरान देश के लिए शहादत दी। आज सिर्फ गुरुसेवक की ये तस्वीरें हैं, उसकी यादें हैं। माँ अपने बेटी की तस्वीरों को देखकर रोती रहती है तो पत्नी के आंसू भी थमते नहीं। जसप्रीत कौर की शादी को भी अभी 1.5 महीना ही बीता था कि 2 जनवरी 2016 को गुरुसेवक की शहादत की खबर ने परिवार को तोड़कर रख दिया। शादी के बाद जसप्रीत कौर की ये पहली दिवाली थी, लेकिन आज उनके साथ उनका बहादुर पति नहीं है। जसप्रीत कौर अपने शहीद पति के लिए सिर्फ एक दिया जलाएगी। हमारी शादी को सिर्फ 1.5 महीना हुआ था जब वो शहीद हो गए। तो शादी के पहले हमारे 3.5 साल हमारी एंगेजमेंट रही है उनकी। तो बहुत अरमान थे कि पहली दिवाली आएगी, हम लोग साथ में दिए जलाएंगे। तो भी शादी के बाद पहली दिवाली थी, तो बस अब उनके नाम का एक दिया उनके लिए ही जलाऊंगी, बस और कोई दिया। ये दिवाली हमारे लिए बहुत ही सैड रहेगी, बहुत ही वो रहेगी कि हम इतनी खुशियां नहीं मना पाएंगे इसलिए। गुरसेवक की शहादत के 8 महीने बाद उनकी बेटी का जन्म हुआ। परिवार ने नाम रखा गुरकीरत। आज परिवार को भले ही अपने बेटे के खोने का गम है, लेकिन उसकी बहादुरी और उसकी शहादत पर फख्र भी है। गुरसेवक की शहादत के 8 महीने बाद जन्मी उनकी बेटी का नाम परिवार ने गुरकीरत रखा है। अमन कपूर, जी मीडिया, अंबाला। पीएम मोदी भारत चीन बॉर्डर पर दिवाली मनाएंगे। 30 तारीख को 10,000 फीट की ऊंचाई पर प्रधानमंत्री आईटीबीपी के जवानों के साथ दिए जलाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार दिवाली भारत चीन सीमा पर मनाएंगे। पीएम मोदी उत्तराखंड के गांव माना में जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। माना गांव उत्तराखंड की चीन से लगी सीमा पर स्थित है। ये 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां पर आईटीबीपी के जवान तैनात हैं। प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल भी दिवाली मनाने माना गाँव जाएंगे। इस दौरान पीएम मोदी के बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए भी जाने की उम्मीद है। पीएम मोदी ने साल 2014 में सियाचिन में तैनात जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। साल 2015 में पीएम मोदी ने पंजाब में पाकिस्तान के साथ लगी सीमा पर तैनात जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। धनतेरस पर धन बरसे, यही दुआ यही इच्छा सबकी होती है। तभी तो इस शुभ दिन लोग करते हैं सोने चांदी की खरीदारी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बिलिंग काउंटर पे कितनी भीड़ लगी है। ये बताता है कि लोग किस तरह से इस धनतेरस शॉपिंग कर रहे हैं, चाहे वो गोल्ड की हो, डायमंड की हो या फिर सिल्वर की शॉपिंग हो। धनतेरस पर ज्यादातर लोग सोने चांदी के सिक्के खरीदना पसंद करते हैं, तो बाजार में अलग अलग डिजाइन के सिक्के 1 ग्राम से 100 ग्राम तक मौजूद हैं।
पहले तो लोग बहुत ट्रेडिशनल कॉइन खरीद लिए, ये खरीद लिए, मगर अब लोगों को उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं होता। हम उनको 1000 चीज़ दिखाते हैं तो कहते हैं और क्या है और नया क्या है। सो लोगों को हरदम जागरूकता है कि हमें अब नया क्या दिख रहा है। वहीं गहनों का शौक रखने वालों के लिए ज्वेलर्स कई स्कीम्स भी लेकर आए हैं। TBZ डायमंड ज्वेलरी पर मेकिंग चार्जेस ही नहीं ले रहा, हालांकि सोने के गहने पर 249 रुपए प्रति ग्राम मेकिंग चार्ज। वहीं चंडीगढ़ में भी धनतेरस की रौनकें देखने को मिली। धनतेरस के मौके पर ज्यादातर लोग या तो सोना चांदी खरीदते हैं या फिर बर्तन खरीदते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इस दिन बर्तन या सोना या चांदी खरीदने से घर में लाभ होता है, सुख समृद्धि आती है, इसके साथ ही लक्ष्मी का आवास होता है। और आपको दिखा देते हैं कि ज्वेलरी शॉप में किस तरह की भीड़ देखने को मिल रही है और किस तरह से लोग सोना खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं, चांदी खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। अलग अलग तरह की, वैसे कह सकते हैं धनतेरस एक मौका बन जाता है महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ सोना खरीदने का। तो आप देखेंगे अलग अलग तरह की जो शॉपिंग की जा रही है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या कुछ इस बार नया इंट्रोड्यूस हुआ है, लोग क्या पसंद कर रहे हैं, क्या सिक्कों का फैशन अभी भी। देखो जी, हमारी बहुत सदियों से हमारी हेरिटेज है ज्वेलरी बनानी। आई थिंक एजेस एंड एजेस से हमारी एक हेरिटेज है ज्वेलरी बनानी, और जितनी ज्वेलरी दुनिया को दी है हिंदुस्तान ने शायद किसी भी मुल्क ने इतनी नहीं दी उसको। चंडीगढ़ में धनतेरस की रौनक कैसी रही, जी मीडिया संवाददाता ललित शर्मा ने जायजा लिया। पूरे देश में धनतेरस का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस वक्त मैं चंडीगढ़ की सेक्टर 22 की मार्केट में हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी ज्यादा चहल पहल है और किस तरह से जो बाजार है, जो मार्केट्स हैं, दुल्हन की तरह सजी हुई हैं। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा रश है मार्केट में और लोग कितनी ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। कुछ लोग भी हैं हमारे साथ, आओ कुछ लोगों से ही बात कर लेते हैं। जी सर, आप आज धनतेरस का त्योहार है, कैसे मना रहे हैं इस त्योहार को? हम तो रोपड़ से आए यहाँ पे और खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ पे हम सोना वगैरह लिया, गोल्ड वगैरह हमने। हाँ जी। वहीं अमृतसर में भी धनतेरस का त्योहार मनाया गया। यहाँ भी बाजारों में धनतेरस की रौनक देखने को मिली। धनतेरस की धूम पूरे देश में देखने को मिल रही है। अमृतसर में भी धनतेरस में खूब खरीदारी लोग कर रहे हैं। मान्यता यही है कि धनतेरस वाले दिन सोने चांदी के जेवरात और बर्तन को अगर खरीदा जाए तो घर में बरकत बनी रहती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अमृतसर में हम एक बर्तनों की दुकान पर मौजूद है। यहाँ पर भारी संख्या में लोग जो है बर्तनों की खरीदारी कर रहे हैं। मान्यता के मुताबिक अगर धनतेरस वाले दिन जिसे छोटी दिवाली कहा जाता है और आज ही के दिन से दिवाली के समारोह शुरू हो जाते हैं, तो आज के दिन अगर सोने चांदी के जेवरात या बर्तन और दूसरे बर्तन अगर खरीदे जाएं तो पूरा साल जो है लक्ष्मी देवी हमारे घरों में बरकत के लिए वास करती है और सारा साल इससे बरकत घरों में रहती है। अमृतसर से राजन गोसाई, जी मीडिया। धनतेरस के पावन मौके पर पूरे देश के साथ साथ हिमाचल के बाजार भी जगमगाते हुए नजर आए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रदेशवासियों को धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। धनतेरस के शुभ मौके पर हिमाचल के बाजारों में भी रौनक बनी रही। लोगों ने इस खास मौके पर जमकर खरीदारी की। इस दौरान लोगों ने सोना चांदी के सिक्कों से लेकर बर्तन की खरीदारी की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी प्रदेशवासियों को धनतेरस और दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कामना की कि देश प्रदेश विकास और खुशहाली की राह पर आगे बढ़े। धनतेरस के मौके पर आज दिल्ली में भी लोगों ने जमकर सोने चांदी की शॉपिंग की। आज धनतेरस है और आज ही के दिन से लगातार 5 दिन चलने वाले त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। आज भगवान कुबेर की पूजा की जाती है और चांदी या सोने या किसी भी धातु के खरीदने का महत्व माना जाता है। हम यहाँ करोल बाग के एक ज्वेलरी शॉप में पहुंचे हैं और यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो चांदी और सोने के जो सिक्के या गहने जो और आभूषण खरीदे जाते हैं, किस तरह उनकी पहचान की जाए। हमारे साथ पीयूष गुप्ता जी हैं। पीयूष जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आज सबसे पहले जो सोने और चांदी का जो रेट है वो क्या चल रहा है, कम हुआ है और किस तरह बिक्री हो रही है?
ऐसा है जी, सोने और चांदी का जो रेट है आज की डेट के अंदर जो पिछले 4-5 दिन का रेट है वही रेट है। आज के दिन लोग सिर्फ सोना चांदी ही नहीं खरीदते, बल्कि इस दिन लोग गाड़ियों को खरीदना भी काफी शुभ मानते हैं। अगर हिंदू रिवाजों के हिसाब से देखा जाए तो धनतेरस बहुत ही ज़्यादा पवित्र त्योहार के तौर पर देखा जाता है। एक ऐसा दिन होता है जिसमें हर व्यक्ति नए काम की शुरुआत करना पसंद करता है। इस वक्त हम ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी हुई चीज़ों को दिखाने के लिए आपको शोरूम में ले आए हैं कि किस तरीके से सेल जो होती है, अगर पिछले 3 महीने पहले की अगर हम सेल की बात करें और आज जब धनतेरस और दीपावली का जो फेस्टिवल सीजन चल रहा है, तकरीबन 15 से 20% जो सेल है वो अप हो चुकी है। इस वक्त वर्ली में हम आपको एक शोरूम में लेके आए हैं और कस्टमर्स जो हैं वो लगातार आज के दिन ही कई ऐसे कस्टमर हैं जो आज के दिन बुकिंग करवा रहे हैं, कई ऐसे कस्टमर्स हैं जो कि आज डिलीवरी लेने के लिए आए हुए हैं। कई सारे ऐसे ऑफर्स हैं, मैं आपको ख़ास तौर पे बताऊंगा, जो कि कंपनी अपने जो ग्राहकों को आज ये ख़ास तौर पे जो धनतेरस है और जो दीपावली का जो सीज़न है इसमें उसको ध्यान में रखकर। और अब बात मौसम की। आज दिन भर कैसा रहा मौसम का हाल, ये रिपोर्ट देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। महज चंद दिनों के भीतर ठंड ने रफ्तार बढ़ाते हुए मैदानी शहरों में पारा 32 डिग्री सेल्सियस तक गिरा दिया है। ठंड ने अपनी पकड़ बढ़ानी शुरू कर दी है। महज कुछ दिनों के भीतर 35 के पार चल रहा हिसार का पारा लुढ़क कर 32 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है, जबकि दिल्ली में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और गुरुग्राम में 31 डिग्री सेल्सियस पारा रिकॉर्ड हुआ है। वहीं चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहा। पंजाब के अमृतसर में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस, बठिंडा में 32 और लुधियाना में 30 डिग्री सेल्सियस पारा नोट किया गया है, जबकि पटियाला में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। हिमाचल के मनाली में तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और शिमला में 21 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा, जबकि धर्मशाला में 24 डिग्री सेल्सियस और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में आज का तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मैदानों की तरह पहाड़ी शहरों के तापमान में भी 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।